हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइस आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वीवर्स का क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ भाई वीवर्स का? क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स आ गए थे, इतने ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया था। ट्रेड मोनोपोली का क्या मतलब है अभी मैं बताऊँगी इसी वीडियो में। सिंपल सा उसका मतलब समझो तो इस पर्टिकुलर एरिया में हम ही ट्रेड कर सकते हैं, मेरे अलावा और कोई ट्रेड करने नहीं आ सकता है। इसी को बोलते हैं, ठीक है, ट्रेड मोनोपोली। और हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, पोर्ट्स वोर्ट्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। अभी बात करेंगे ये वीवर्स का क्या हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, ठीक है, क्योंकि आ तो गई थी बहुत पहले ही, बट इन लोगों ने जैसे ही ट्रेड मोनोपोलाइजेशन स्टार्ट करा, ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसके बाद में इन लोग को सारा चीज़ बहुत ही आसानी से मिल गया। ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लिया, फिर भी ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन में तो जा रही थी, बट ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत ऊपर उठ रहे थे। इन लोगों को भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, और स्टार्टिंग में जो ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है इंडिया का वो एकदम से ख़त्म नहीं हो गया था, उसको भी टाइम लगा है ख़त्म होने में, ठीक है। एट दैट टाइम जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री थी वो भी उतनी एक्सपैंड नहीं हुई थी। तो जो इंडियन दिस इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ फाइन, जो इंडियन जो फाइन टेक्सटाइल हुआ करते थे वो उनकी डिमांड थी यूरोप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ब्रिटेन में या फिर आप कह सकते हो पूरे यूरोप में आप बोल सकते हो ये कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी उतनी डेवलप्ड नहीं हुई थी, उतनी एक्सपांड नहीं हुई थी। दैट इज़ वाई जो इंडियन जो टेक्सटाइल थी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, ठीक है। एंड मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था वो क्यों डिमांड में थी। और अकेले यूरोप में ही नहीं मैं बात करूँ, बहुत सारी जो कंट्रीज थी, अर्मेनिया, पर्शिया वगैरह जो कुछ भी थी, अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप वो देख के आओ, ठीक है। और आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी यूरोप में, तो जो ये कंपनी वाले थे ना वो मतलब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, जब भी मैं बोलूँ कंपनी वाले तो कोई कंपनी मत समझना, मैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही बात कर रही होंगी, ठीक है। तो जो ये कंपनी वाले थे उनने उन लोगों ने क्या करा, जो ये टेक्सटाइल है इसका एक्सपोर्ट चालू कर दिया इंडिया से। पहले भी था, ऐसे नहीं था कि पहले नहीं था, बट पहले थोड़ा सा कम होता होगा। जैसे इन लोगों को डिमांड वगैरह बढ़ी, इन लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता था। अभी कोई ट्रेडिंग कंपनी है, उसका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, सिंपल सी बात है। इन लोग को जब इनके हाथ में ट्रेड आया, पहले भी प्रॉफिट चाहिए था, पहले इनके हाथ में ट्रेड नहीं था, अभी इनने ट्रेड को मोनोपोलाइज कर रखा था, तो इन लोग के हाथ में प्रॉफिट भी आ रहा था। एंड हेंस इन लोगों को ये समझ में आ रहा था कि जो ये टेक्सटाइल्स है उसका एक्सपोर्ट ज़रूरी है इंडिया से, जस्ट बिकॉज अदर कंट्रीज़ में उतनी ये जो कॉटन वगैरह है वो उतनी फाइन क्वालिटी के नहीं हुआ करते हैं। एंड हेंस इन लोगों ने जो ये टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो इंडिया से चालू कर दिया, एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में इन लोगों ने एक्सपोर्ट चालू कर दिया। ये लोग यहाँ से, चलो इसको मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, जब इन लोग का जो पॉलिटिकल पावर था बंगाल में, दिस इज़ 1760 एंड दिस इज़ 1770, ठीक है, यहाँ पे 1770 कर लेना, ठीक है। तो देखो बंगाल में इन लोगों ने पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करा ये, ठीक है, 1760 में। और कर्नाटक वाला जो एरिया है वो इन लोगों ने स्टैब्लिश करा 1770 में, ठीक है। तो जैसे इन लोगों ने स्टैब्लिश करा अपना ये जो पॉलिटिकल कंट्रोल था बंगाल और कर्नाटक वाले एरिया में या फिर रीजन में, जो भी बोलना है आपको बोलो, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना इनका ही हमेशा कंप्लेन होता था। पॉलिटिकल कंट्रोल अपना स्टैब्लिश करा है ना, पूरा ऑल ओवर सारा का सारा कंट्रोल थोड़ा ना अपने स्टैब्लिश करा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि आई थिंक मैंने इस वाले वीडियो में बताया था आपको, जस्ट अ मिनट, हाँ, 1750 तक सब कुछ, मतलब उतना भी बढ़िया नहीं। जैसे ये लोग ब्रिटिशर्स आए तब से सारा नेटवर्क जो था वो ख़राब हो गया था, बट फिर भी कोई बात नहीं, ठीक ठाक चल ही रहा था। तो अभी जब इन लोग का जो पॉलिटिकल पावर था वो बंगाल में और कर्नाटक में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तब इन लोग की कंप्लेन हमेशा रहती थी कि जो सप्लाई है गुड्स का वो बहुत ही उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करना चाहिए, या फिर वो हमें मिल नहीं रही है। तो उनकी अलग अलग कंप्लेन हुआ करती। तब ये कंप्लेन क्यों हुआ करती थी? जस्ट बिकॉज देखो उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल कंट्रोल तो नहीं था, ठीक है। अब आपके हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल है, उसकी बात की बात अलग है, ठीक है। उसकी बात की बात तो बहुत सारा इन लोगों ने चेंजेस कर दिए, बहुत ही ख़राब कर दिया सारा सिचुएशन, बट अभी तो इन लोग के हाथ में कंट्रोल नहीं थी, ठीक है। तब इनकी ये सारी कंप्लेन थी। कंप्लेन भी इसलिए थी इनकी जस्ट बिकॉज इंडिया में अकेले एक यूरोपियन कंपनी नहीं आई थी ट्रेड करने ना। उस टाइम पे आप देखोगे फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़, ये सारे के सारे थे, ठीक है। एज वेल एज जो लोकल ट्रेडर्स थे वो भी कम्पीट कर रहे थे मार्केट में। वो मार्केट छोड़ो, वो इंटरनेशनल लेवल के मार्केट में वो कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, अपना जो सिक्योर वोवन क्लोथ है उसको सेल वेल करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए, वॉट एवर।
आ रही है ना बात समझ में? थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही होगी तो कोई बात नहीं है, दोबारा से देख लेना, एक बार में किसी को समझ में नहीं आती है, ठीक है। और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा लेटर लिखा करते थे, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि वो लोग अपने ऑफिशियल्स को वहाँ पे ब्रिटेन में लेटर लिखा करते थे कि भाई साहब यहाँ पर जो सप्लाई है वो उसमें हमको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी लेबर। और उसके बाद में जो प्राइजेस हुआ करते हैं यहाँ के सामानों के, वो बहुत ही हाई प्राइसेस हुआ करते हैं, हम वो पे नहीं कर पा रहे हैं एकदम इनिशियल स्टेज पे अपने, ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज़ है, जो हमारा इंडियन वीवर हुआ करता था या फिर हमारा इंडियन मर्चेंट हुआ करता था, वो उस पर डिपेंड करता था कि वो अपना प्रोडक्ट किसको देना चाहेगा। यहाँ पे 5 लोग हैं, आप पाँचों मेरे पास आए हो, ठीक है, सामान खरीदने के लिए। अब कोई एक मेरे से बोल रहा है कि तुम मुझे ये वाले कपड़े दे दो, मैं तुम्हें इसका 500 दूंगा, कोई बोल रहा है मैं 1000 दूंगा, कोई बोल रहा है 200 300। ऑब्वियस सी बात है, अभी इनका पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, अभी इनकी कोई मोनोपोली नहीं है, तो मैं तो मतलब मान लो मेरे पे अभी किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, जो मैंने बनाया वो मैं सेल कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे ज़्यादा दे रहा है पैसे मैं तो उसको सेल करूँगी ना। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो ये वीवर्स हुआ करते थे, जो ये सप्लाई मर्चेंट्स हुआ करते थे, ये पहले मतलब खुद की मर्ज़ी चला सकते थे कि नहीं ठीक है हम आपको नहीं आपको देंगे, तो मुझे इतने चाहिए, तो जो भी ज़्यादा देता था स्टार्टिंग में फ्रेंच, डच या पोर्तुगीज़, इनने उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने बोला कि सप्लाई में दिक्कत हो रही थी। अब क्योंकि ये जो EIC थी, मीन्स जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो थी तो एक ट्रेडिंग कंपनी ना, तो ट्रेडिंग कंपनी के साथ ना बहुत ही कंजूस भी थे सब, ना दिमाग था ना पैसा था ना कुछ था, ठीक है। वो लोग ट्रेड करना तो चाहते थे बट उनका उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना हो, उनका उसमें कोई भी पैसा ना लगे, वो बस बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़े और जितने भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो हम इंडियंस का हो, वो ये चाहते थे। और उनको अच्छे दामों पे कपड़े भी मिल जाए, प्राइसेस भी कम हो जाए, जिन दामों पे वो चाहते हैं उन दामों पे, ठीक है। बट हाउएवर आप देखोगे, एक बारी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश कर लिया तो उसने वो जो मैंने आपको बताया था ना, मोनोपोली स्टैब्लिश कर लिया था राइट टू ट्रेड पे, ठीक है। और इसमें भी टाइम लगा, ऐसा नहीं था कि ये बहुत जल्दी हो गया, इसमें भी टाइम लगा था अच्छा खासा। जस्ट अ मिनट, इसमें भी एक सीरीज़ ऑफ टाइम लगा था। तो इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने पहले एक ऐसा सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करा, ठीक है, जो कि देखो सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा, पहले मैं इसमें ना सिंपल सी भाषा में सुन लो। इन्होंने पहले क्या करा, ये मैनेजमेंट वगैरह को छोड़ो, जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज थी, ये जो फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी भी बढ़िया से पढ़ी है तो वहाँ पे वॉर्स दे रखे हैं, ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो डच वॉर, एंग्लो मीन्स इंग्लिश, मतलब ये ब्रिटिशर्स, उसके बाद में पोर्तुगीज़ के साथ भी नेगोशिएशंस, वॉर्स वगैरह सब कुछ दे रखा है उसमें। तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने बोला कि भाई अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैंने राइट टू ट्रेड वाला जो प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है मैंने उस पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली है, तो वो लोग चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रॉपर सा वॉर हो रखा है यहाँ पे इंग्लिश और बाकी इन सारे कंपनीज़ के बीच में, ठीक है। ऑफकोर्स थे वो भी यूरोपियन पावर, बट ये है ना, ये इन लोगों को अपना ही दबदबा चाहिए था कि नहीं हमारे अलावा इस एरिया में कोई आ ही नहीं सकता है ये। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले तो कंपटीशन में सबको बाहर कर दिया, सबको एलिमिनेट कर दिया। कॉस्ट जो प्राइस थी उसको इन लोगों ने कंट्रोल करना शुरू करा, ठीक है। दिस इज़ क्लोथ गाइस, ठीक है, उसको जो कॉस्ट प्राइस है उसको इन्होंने कंट्रोल करना चालू किया। जो इन लोगों ने ये भी मतलब जो भी सुपरविजन वाला जो काम होता है ना, कि ये देखना रेगुलर सप्लाईज हो रही हैं कॉटन और सिल्क गुड्स की कि नहीं, जैसे मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली तो उन्होंने पहले तो सबसे पहले तो सारे के सारे ट्रेडर्स को हटाया कि नहीं चलो निकलो तुम यहाँ से, अब कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करेंगे हम करेंगे। वॉर्स वगैरह करे, फ्रेंच के साथ में, डच के साथ में, पोर्तुगीज़ के साथ में, उन सबको हराया, ठीक है। जो लोकल ट्रेडर्स थे अब वो बेचारे कहाँ जाएँ, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो लोग तो किसी की नेवी स्ट्रांग है, कोई किसी के पास आर्म्ड फोर्सेस ज़्यादा हैं, किसी के पास पावर ज़्यादा है। हमारे पास क्या है, मतलब जो लोकल वर्कर्स जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो तो अब वो जाके नहीं लड़ेंगे ना, और उनकी कोई आर्मी वगैरह स्टैंडिंग आर्मी होती भी नहीं थी। एंड हेंस इन लोगों ने सबको एलिमिनेट कर दिया कॉम्पिटिशन से कि अब सब बाहर हो जाओ, हम अकेले ट्रेड करेंगे, ठीक है। कॉस्ट जो प्राइस थी उसको कंट्रोल करा। इनने ये ध्यान रखा कि जो रेगुलर सप्लाईज़ हैं कॉटन की और सिल्क गुड्स की वो हो रही हैं कि नहीं, ये इन सबको करने में इनको टाइम लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इट डिड थ्रू अ सीरीज ऑफ अ स्टेप, ठीक है। पहला वाला क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया जितने भी ट्रेडर्स वगैरह थे, जो भी ब्रोकर्स थे उनको, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, जिनको ये चाहते थे, ठीक है, उनको इन्होंने क्लोथ ट्रेड के साथ में कनेक्ट करा, ठीक है। ब्रोकर्स वगैरह जो थे इनके अपने हुआ करते थे, इनके अपने चमचे हुआ करते थे, उनको इन्होंने ट्रेड में इंगेज करा, ठीक है।
डायरेक्ट कंट्रोल करा वीवर के ऊपर, और वीवर को वीवर को सुपरवाइज़ करने के लिए कि कोई वीवर पे नज़र रखे कि वो फालतू सा काम तो नहीं कर रहा, वो हमें धोखा तो नहीं दे रहा, वो कम से कम वो कहीं अच्छे या फिर ख़राब कपड़े बना के हमसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, या फिर हमारा काम तो कर रहा है ना। क्योंकि इन लोगों को तो कुछ खुद आता जाता था नहीं, बट इनको चाहिए था काम बिल्कुल परफेक्शन से, ठीक है। तो वीवर्स पे नज़र रखने के लिए इनने अपॉइंट करा गोमास्ता, ठीक है। गोमास्ताज और गोमास्त आप कह सकते हो। गोमास्ताज अगर बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो 10-20 गोमास्ता एक साथ हो जाए तो उसको गोमास्ताज बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म है इसका बस, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो रिलेशनशिप थी ना गोमास्ता और वीवर के बीच में वो कैसी थी। देखो अभी हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे, तब तक एक पॉइंट और है। पहले तो इन लोगों ने एलिमिनेट करा, बाकी जो ये कनेक्शन थी वो इन लोगों ने बिल्ड करी। उसके बाद में जिन जिन को ये हायर कर रखा था, मतलब जितने भी वहाँ पे वीवर्स थे, हायरिंग की तो बात अलग है, जितने भी वीवर्स वहाँ पे हुआ करते थे उनको इनने बिल्कुल मना कर दिया कि आप मेरे सिवाय किसी के साथ डील नहीं करोगे, ठीक है। एक इनको सिस्टम ये अच्छा लगा कि चलो मतलब ऐसे तो कोई नहीं मनेगा ना कि आपने बस जाके बोल दिया कि आप मेरे सिवाय किसी के साथ डील नहीं करोगे तो वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। इन्होंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने ना पेमेंट एडवांस में देना शुरू कर दिया। और एक बार ना ये बल्क में ऑर्डर दे दिया करते थे, बल्क में ऑर्डर देते थे तो वीवर्स को ये लोन वगैरह भी दे दिया करते थे, ताकि हाँ ठीक है आप ये लोन लो, आप परचेज़ करना रॉ मटेरियल को, सामान बनाना, उसके बाद आप हमें सेल कर देना, ठीक है। सेल कैसे करना, जितने दाम पे हम चाहेंगे उतने दाम पे, हम आपके बनाए हुए दामों पे हम नहीं चलने वाले हैं, जस्ट बिकॉज मेरे पास मोनोपोली है राइट टू ट्रेड की, ठीक है। तो जिसने भी लोन वगैरह ले रखा होता था उनको ये कपड़े बनाने होते थे गोमासा के लिए, ठीक है। वो किसी अगर मान लो मैंने लोन ले रखा है तो मुझे उनके लिए तो बनानी है, बट साथ में वो पेपर पे साइन करवा लिया करते थे कि आप मेरे अलावा किसी और के साथ ट्रेड वगैरह नहीं करोगे, ठीक है। और जैसे उनका जो ये कपड़े बना के वो लोग दे दिया करते थे, तो क्योंकि वो एडवांस के वजह से उनके में भी थोड़ा सा ग्रीड आ गया था, जो हमारे इंडियन वर्कर्स थे। ग्रीड क्यों ना आए, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही प्रॉब्लम है ना। जब देख रहे हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, एग्रीकल्चर में उतना हम एंगेज सारे लोग हो नहीं सकते हैं, बड़ी सारी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको कहीं से भी अगर एडवांस पेमेंट मिलेगा वो भी कैश में, तो फिर तो वो खुश हो ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनको थोड़ा सा ग्रीड था, दिस इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ फाइन टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ग्रीड भी एक फैक्टर रहा है उसके पीछे, बट इन लोग को बहुत बाद में जाके समझ में आया कि यार ये जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत गलत है। ऐसे तो हम लोग बस लोन का जो बर्डन है वो हम लोग डेप्थ में फंसते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक बार आपने बना के दे दिया, मैंने मान लो बना के दे दिया ब्रिटिशर्स को, वो लोग फिर मुझे लोन देंगे। अब मुझे लेना है नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी चलेगी, अगर उनने मुझे एक बार लोन दिया है तो मुझे लेना ही पड़ेगा दोबारा भी। तो ये जो साइकिल था ना वो ऐसे ही चलता रहता था। जैसे ही जो लोन जो थे ये लोग देने लगे, तो जो फाइन टेक्सटाइल्स हैं वो भी मतलब एक्सपांड करने लगा, सब कुछ ठीक ठाक सा, मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की मैं बात करूँ तो सब कुछ अच्छा चलने लगा। व्यूवर्स को भी लगा कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा घर बार भी चल रहा है। बट इन लोगों को बाद में जाके समझ में आएगा कि नहीं, वो लोग कर्ज में डूबते चले गए और उन लोगों को बहुत डिफिकल्टी हुई वो जो सारे पैसे थे वो लौटाने में। बट यहाँ पर वो एक अलग टॉपिक है और बिल्कुल इससे हट के टॉपिक है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसकी बस बात करूँ तो मैंने अभी जैसे बताया ना कि इन लोगों को होप था और ज़्यादा अर्न करने की, तो जो बहुत सारे से वीवर्स थे उनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड हुआ करता था। इन्होंने वीविंग के साथ साथ में कल्टीवेशन भी चालू कर दिया। वो लोग अपनी होप इन द सेंस कि वो ग्रीडी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि बहुत लालच है, बहुत ज़्यादा लालची हैं वो लोग कि नहीं हमें तो पैसे चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट बिकॉज उनके पास जॉब नहीं थी, फैमिली बहुत बड़ी थी, तो उनको फैमिली के सर्वाइवल के लिए, फैमिली के जो लाइवलीहुड है उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। दैट इज़ वाई इनने एडवांस लेना ज़्यादा प्रेफर करा, ठीक है। इन कंपैरिजन टू अगर आप उसको कंपेयर करो कि बाहर जा कर के महीने 2 महीने सड़कों पे गुजारो, फिर ठीक है जॉब मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं है, तो कम से कम यही कर लो। और जैसे इन लोगों ने ट्रेड मोनोपोलाइज कर लिया तो फिर तो सब कुछ बंद ही हो गया ना, फिर आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। अगेन इन लोगों ने कल्टीवेशन चालू कर दिया। हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि ब्रिटिशर्स को चाहिए था इंडिगो टीक, ठीक है, और बड़े सारे से जो स्पाइसेस थे, वो मसाले, पेपर वगैरह चाहिए था, कार्डेमोम, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। तो इन लोगों ने जो इसकी खेती थी ना वो चालू कर दी। और जब कल्टीवेशन वगैरह इन लोग का ख़त्म हो जाता था तो ये लोग एक्सपोर्ट कर दिया करते थे यहाँ से, मतलब ये लोग ब्रिटिशर्स को दे दिया करते थे, वो यूरोप में जाते थे, यूरोप में जा करके यहाँ के प्राइसेस से डबल प्राइस पे सेल किया करते थे। तो उन लोग को जो बीच का जो पैसा मिल रहा है ना, वो उसका प्रॉफिट उन लोग को होता था, ठीक है। बाकी वीविंग में ना लेबर की रिक्वायरमेंट थी।
अब लेबर आप कहाँ से ले आओगे? तो जिस फैमिली का जो बंदा है वो अगर वीविंग कर रहा है तो उसकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हुआ करती थी। छोटे बच्चों से लेकर के विमेंस तक जितने भी थे सारे के सारे इंगेज हुआ करते थे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होता है ना वीविंग का भी, उसमें भी। अभी बात करेंगे जो ये रिलेशनशिप है बिटवीन गुमास्ता और वीवर के बीच में, कैसी रिलेशनशिप थी। देखो सिंपल सिंपल वर्डों में समझो, नॉट वर्ड्स में समझो, हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर दे रही हूँ इंग्लिश प्लेलिस्ट बनाते बनाते, बट एनीवे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो जो ये पहले गुमास्ता हुआ करते थे, पहले जब एकदम इनिशियल स्टेज पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडियंस को रिक्रूट करा कि चलो गुमास्ता, मतलब जिस विलेज में आपको आपकी जो ये वीवर्स हैं, आप वहीं के किसी आदमी को पकड़ लाओगे, आप बोलोगे कि आज से ये गुमास्ता है और ये तुम्हारे पे नज़र रखेगा। तो कभी कभी क्या होता था कि मान लो मेरे विलेज से मैं वीवर हूँ, मैं इनका काम कर रही हूँ, मेरे विलेज से ही किसी को भी इनने ये पकड़ के ले आए, बोलेंगे कि ये तुम्हारे पे नज़र रखेगा एंड ही और शी विल बी कॉल्ड गुमास्ता, ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगी, मतलब एक वीवर उस टाइम पे क्या सोचता था कि चलो ये तो गांव का, ये से रिलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमें, ठीक है, ये उतना टॉर्चर नहीं करेगा। तो इनिशियल पॉइंट पे तो ये सारा सब कुछ ठीक रहा, बट धीरे धीरे जब इन लोगों को समझ में आने लगा ब्रिटिशर्स को कि यार ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम सेम गांव के अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ हमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ। तो बाद में आप देखोगे इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया ये गुमास्ता के पोजीशन पे। जैसे ही भाई साहब इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को अपॉइंट करना शुरू करा, उसके बाद जो टॉर्चर करा इन अंग्रेज़ों ने हमारे व्यूवर्स को, अगर टाइम पे नहीं मिलता था तो भी मारते पीटते थे, ठीक है। जो सेपॉयर्स थे वो लगा के रखे थे वहाँ पे विलेजेस में, जो पियोन्स थे वो भी लगा के रखे थे, डिले करने में उनको मारते थे, उनको फ्लॉक करा करते थे। जो वीवर्स थे उनको कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता था, जैसे कि आपने बोला है कि मुझे ये 10 रुपये में चाहिए तो आपको वो 10 रुपये में ही चाहिए, हम उसको 11 नहीं कर सकते। आई होप अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो कंपनी थी उसने डिफरेंट अप्रोचेस बना करके हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, हमारे वीविंग इंडस्ट्री को, सारी की सारी को कंपनी ने बर्बाद कर दिया। सिंपल सा ये मतलब है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा जो रिलेशनशिप है गुमास्ता और वीवर के बीच में। बहुत सा अच्छा जब ये सारी चीज़ें होने लगी, गुमास्ता और वीवर वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीज़ें होने लगी, तो जो लोग थे बेसिकली, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ से तो एक अपना अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो लोग ना परेशान होने लगे। क्यों परेशान होने लगे? जस्ट बिकॉज परेशान तो होंगे ना आप किसी को मार पीट रहे हो, उसको इतना प्रॉफिट भी नहीं दे रहे हो, वो इतना काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, बट फिर भी आप उसको इतना परेशान कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है लोग परेशान होंगे। जो कर्नाटक और जो बंगाल वाला एरिया था, बहुत सारे से वीवर्स वहाँ से चले गए माइग्रेट करके दूसरे विलेजेस में। बहुत सारे लोगों ने अपनी वीविंग वाली जो ये अपनी इंडस्ट्री थी, नॉट इंडस्ट्री, जो ये अपना काम काज था वो वीविंग वाला, वो उसको एकदम ही छोड़ दिया कि अब तो बिल्कुल नहीं करना है, एकदम कभी नहीं करना है ये, ठीक है। कुछ लोग थे जो छोटे छोटे जिनके लूम्स हुआ करते थे अदर विलेजेस में, वो वहाँ चले गए काम वाम करने के लिए अपनी फैमिली को साथ में लेकर के। जो वीवर्स हुआ करते थे कभी कभी मतलब रिवॉल्ट भी हो रखे हैं, अच्छे खासे से रिवॉल्ट हो रखे हैं, बट फिर भी जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे इन सारे के सारे रिवॉल्ट्स को वो सप्रेस कर दिया करते थे ओवर द टाइम पीरियड। अब देखो कि बहुत सारे से वीवर्स ऐसे थे जिनने लोन लेने से मना कर दिया, अपना जो वर्कशॉप था वो बंद कर दिया, और बहुत सारे से लोग ऐसे भी थे जो एग्रीकल्चर में इंगेज हो गए। और बाय द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी जो कॉटन वीवर्स हैं उनको एक नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ में आना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ठीक है। 1772 में क्या होता है, जो हेनरी पटुलू होते हैं, एक कंपनी के ऑफिशियल हैं, क्या ही फालतू सा नाम दे रखा है इनका तो, ठीक है, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो जाते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि चलो हाँ, जो इंडियन डिमांड्स है, सॉरी जो यूरोपियन डिमांड्स है, यूरोप में जो डिमांड चल रही है इंडियन टेक्सटाइल की, वो कभी भी कम नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी क्योंकि कम क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जो अदर बाकी जगह की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो उतनी अच्छी नहीं है। दैट इज़ वाई जो इंडियन की जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं हो सकती है। येट आप देखोगे उसके बाद भी जो 19th सेंचुरी का जो बिगिनिंग वाला टाइम पीरियड था, हमें ये देखने को मिला है कि उसमें जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चला गया है। 1811 में 11 एंड 12 के बीच में जो पीस गुड हुआ करते थे वो 33% हुआ करते थे, एंड वही घट के 3% हो गए थे 1850 एंड 51 वाले टाइम पीरियड में। अभी कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम ये नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। एंड अभी के लिए बस यहीं पे इस वाले वीडियो को एंड करते हैं एंड गिव अ बिट लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइज। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं।
सी नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। इंस्टाग्राम पे सर के डीएम कर सकते हो, सर को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स तो कर दिया करो कभी कभी। और सर को मेल भी कर सकते हो, बट ये मेल स्पेशली टीचर्स के लिए है, तो बट फिर भी आप सर को यहाँ पे मेल कर सकते हो। ओके, या यू कैन डू, बट बेनिफिट आपका इसी में होगा कि सर का ये पर्सनल नंबर है, सर खुद ही पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बनी है, 1-to-1 गाइडेंस होती है गाइस। तो आप यहाँ पर सर को ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।